क्या नहीं बताया? कल तक शायद डिजाइन नहीं बताइए आपको, डिजाइन के रिजल्ट से। सर बता दी थी। रिजल्ट देखना बता दिए थे। रीइंफोर्समेंट कहाँ से देखना है बीम का, ए ऑफ चीज। सर वो थोड़ा सा इसमें सर पूरा सही नहीं बता। स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। मतलब लोड फाइल उन्होंने तो शेयर करी, लोड उन्होंने स्क्रीन विजिबल है। सर स्टार्टिंग में तो मतलब 30 अप्रॉक्स हो जाते थे लोग, अब 20-21 ही ऊपर। उससे बोल दिया करो कि टाइमली ज्वाइन कर लें, तो मैं 11 बजे तक सब लोग फ्री हो जाए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर था G+1 का। कोड के हिसाब से बता दिया, लोड कॉम्बिनेशन भी बता दिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? लाइव लोड कहाँ से देखना है? IS कोड याद है शायद, IS 175। ठीक है, देखो अभी बता दूँ क्योंकि फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अरे लोडिंग एक बार बता दो। लोडिंग कौन सी बताना है? सर लोड कॉम्बिनेशन कैसे देते हैं सर वो? लोड कॉम्बिनेशन कहाँ से लेते हैं? हाँ सर कैसे देते हैं, मतलब समझ थोड़ा सर कम समझ में आया था। मतलब सर ने देखो, ये लोड के डिटेल्स में अपन ऐड करते हैं। इसमें क्या समझ में नहीं आया, ये डिफाइन कॉम्बिनेशन में जाके यहाँ से इस पे सर ने वैल्यूज क्या ली होगी। थर्ड जो है वो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के ऊपर है, और जो फोर्थ में वो सर्विसेबल के ऊपर है। इसमें क्या ऐड करना नहीं आया, क्या नहीं आया है? अब क्या कल की क्लास में ये कुछ था भी सर नहीं तो मुझे हाँ क्या? हाँ सर ये सेक्टर का था सर, ये आगे सब दिख गया सर अभी चीज। 1.5 कहाँ लिया, 1.0 कहाँ लिया, ये नहीं आया समझ में। हाँ सर ये ये तो अपना अभी LSM तो में आ गया आता है सर। ना कि हाँ सर अभी तो आ गया। अब अभी ऐसा क्या हुआ? देखो LSM में ये तो पता है कि अपन मटेरियल की प्रॉपर्टीज अंडर एस्टिमेट करते हैं और लोड की प्रॉपर्टीज ओवर एस्टिमेट करते हैं। तो यहाँ पे लोड ओवर एस्टिमेट किया गया है कोलैप्स के लिए, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए फैक्टर जो रहता है हमारा 1.0 रहता है। इसमें आरसीसी में आपको दो LSM तो सिखाया गया होगा, IS 456 भी आपने पढ़ा होगा, आरसीसी के नोट्स में ये चीज़ देखी होगी। बाकी जो लोड लगाना नहीं आया वो मैं बता सकता हूँ, कंसेप्ट मैंने वापस से भी रिपीट कर दिया, इसमें क्या समझ में नहीं आया। एनालिसिस प्रिंट करके सर ने मुझे बताया कि उसने आपको एरिया ऑफ स्टील नहीं बताया था। चलो ये तो आता है। डिफ्लेक्शन देखना आता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कंट्रोल पकड़ के स्क्रॉल दबाएंगे तो हमारा डिफ्लेक्शन दिखने लगेगा। ये बिल्डिंग का डिफ्लेक्शन विजिबल है। रिएक्शन सबको पता है, डिस्प्लेसमेंट देखना, ये रिएक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये डिस्प्ले रिएक्शन पे जाएगा, MX MY आ जाएगा। ये बीम कॉलम पे भी है, लेकिन स्ट्रक्चर्स में क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर में रिपोर्ट पे जाते हैं, जो हम सेलेक्ट किया है, यहाँ पहले कर्सर बीम कर्सर सेलेक्ट किया है, इस बीम को सिलेक्ट कर लिया। इसमें ज्योमेट्री दिख रही है, प्रॉपर्टी दिख रही है, जो लोडिंग लगाई है वो ठीक है। डिजाइन कमांड दे दी थी सर ने, डिजाइन कमांड देना बताया था। ये सर बता दिया। डिजाइन मतलब IS 456 कहाँ से सिलेक्ट किया, बीम डिजाइन करी, कॉलम डिजाइन किया, ये बता दिया था। ये बता दिया तभी ये रिजल्ट आया है। सर एक बार क्विकली लोड से बता दीजिए, थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा सर। ठीक है,
मैं मतलब डिजाइन दोबारा से बता दूं? सर डिजाइन वाला पोर्शन दोबारा बता दीजिए। यस सर, एक बार लोड वाला भी। तो डिजाइन वाला क्वेश्चन, लोड वाला मतलब, एक सेकेंड, लोड एंड डेफिनेशन में सर वो जो कोर्ट से लिया था अपन ने। क्या स्लैब लोड? हाँ जो सर, कोड स्लैब से वाला। लिया था कुछ नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। यस सर। लाइव लोड कहाँ से लिया ये समझ में नहीं है आप लोग। ये वैल्यू -3, -2 और -1.5, ये समझ में नहीं आया कि लाइव लोड कहाँ से लिया है। यही वैल्यूज लिए क्योंकि कोड से IS 875 पार्ट 2। नहीं सर, वैल्यू तो समझ में आ गई सर, मतलब कहाँ पे अप्लाई किया है ऐसा। कहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। यस सर। ये उन्होंने जो लगाया होगा -2 का, हमारी जितनी भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स रहती हैं, जितनी भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग रहती है ना, उसमें -2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उन्होंने लोड लगाया होगा। इस पे 3 शायद इसलिए लगाया क्योंकि शायद उन्होंने एक कॉरिडोर डिफाइन किया था क्या, -3 जिन स्लैब्स में लगाया फ्रंट व्यू। चलो उस विंडो को अलग निकाल लेते हैं। यस सर, स्लैब को मैंने कॉरिडोर बना सेलेक्ट था। किया, हाँ कॉरिडोर बनाया होगा, हाँ। राइट क्लिक किया, उसके बाद न्यू व्यू पे गया, ओके, आइसोमेट्रिक व्यू। ये मैंने स्लैब ऐसे ही निकाल लिया जो आपको बताना है। ये न्यू व्यू करके पूरा स्लैब निकालना तो आ गया होगा शायद आपको, ये मैंने ही बताया और शशांक ने भी बताया होगा। पहले ये फ्लो लोड -2 किलो न्यूटन का उन्होंने यहाँ से यहाँ तक इसलिए लगाया क्योंकि ये सारा हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग है और बिल्डिंग का एरिया है, मतलब ये मन से दे दिया है। बाकी बिल्डिंग में तो अपन को देख के पता चलता है, लेकिन यहाँ पे आपको बताने के लिए कि कॉरिडोर पर जो लोड रहता है वो ज़्यादा इसलिए रहता है क्योंकि कॉरिडोर पर पब्लिक मूवमेंट ज़्यादा होता है हम लोगों का, मैक्स टू मैक्स, और बिल्डिंग्स में कंपैरेटिवली कम होता है। इसलिए बिल्डिंग्स में उन्होंने -2 का लिया है। यही अगर अपन हॉस्पिटल या स्कूल या कोई सी ऐसी पब्लिक बिल्डिंग डिजाइन करते तो यहाँ पे -2 की जगह लोड -3 हो जाता, बढ़ जाता। अब ये -2 और -3 कहाँ से ले रहे हैं ये मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। Foods का वो चलेगा। लोड IS कोड से देखना नहीं आया था किसी को? नहीं सर, उसको रहने जो वो आ गया था। वो आ गया था, तो लगाना हाँ नहीं, सर, अप्लाई वही करना नहीं है, वैल्यूज हाँ लिख के बस। अप्लाई करना हाँ नहीं सर, है, ये ट्राई करना था। हाँ। फ्लोर लोड करने हाँ लगाना सर, है। बस यही दिखना था। फ्लोर लोड तो यार मैंने भी समझा है, तो बहुत काफी अच्छे से समझा है। आपने क्लास मिस तो नहीं करी है? नहीं सर, आ गया। नहीं सर, आ गया आ गया। फ्लोर लोड भी आ गया, सर आ लोड गया सर। कॉम्बिनेशन भी आ गया। हाँ सर। लोड कॉम्बिनेशन तो क्योंकि दूसरी तीसरी बार हाँ सर, हो गया हो गया। -3, और जो टॉप पे जो हमारा फ्लोर रहता है रूफ टॉप, वहाँ पे छत जैसे मैं बोलूँ, वहाँ पे लाइव लोड हमारा और कम हो जाता है, -1.5 का, क्योंकि वहाँ पे जाते नहीं है। कभी कभार तो नहीं के लिए भी डिजाइन करते हैं क्योंकि मूवमेंट ही अलाउ नहीं रहता है, स्टेयरकेस नहीं देते हैं वहाँ तक जाने के लिए। आगे जाके तुम लोगों को स्टेयरकेस का भी लोड अलग से लगाना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेयरकेस कहीं पे मैंने डिफाइन नहीं किया है, बताया नहीं, तो इसलिए लगाया नहीं है। जब हम पूरा पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे तो स्टेयरकेस भी रहेगा, उसका लोड और भी ज़्यादा होता है, उसका डेड लोड भी अलग से कैलकुलेट करना और डेड लोड भी IS कोड में दिया हुआ है।
होल स्ट्रक्चर। ठीक है, एनालाइज करके मैंने रख दिया है। अब मैं पोस्ट प्रोसेसिंग में जाऊंगा। रिपोर्ट, हाँ, ये फाइल के रिजल्ट कैसे पढ़ना, एक सेकेंड, ये फाइल के रिजल्ट पढ़ना बता दिए थे सर ने कि इसमें ये बीम नंबर 2 है, तो पहले तो अपन को यही नहीं दिख रहा है इसमें से कौन सी हमारी बीम है। शिफ्ट प्लस बी दबाओगे तो जितनी भी बीम नंबर है जिस हिसाब से हमने बनाई है उस हिसाब से हमारी बीम नंबर दिख जाएगी। तो यहाँ पे बीम नंबर 2 है, इसमें टॉप रीइंफोर्समेंट, बॉटम रीइंफोर्समेंट, ये आपको जो ऑटोकैड की ड्राइंग रहती है ये उस पर भी, या फिर स्टैट की जो ड्राइंग रहती है उस पर भी नोट डाउन करके देना पड़ता है कि यहाँ पर टॉप में रीइंफोर्समेंट का जो एरिया है 245.78 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम ये भी चेक करेंगे कि जो हमारी जो वैल्यूज आ रही है वो हमारी मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है कि नहीं है, या उसके बीच में लाई करती है या नहीं करती है। जो हमारा मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट सबको पता है 4% ऑफ बीम टू डी लेते हैं, जो कि थ्योरेटिकल है 0.04 BD, लेकिन प्रैक्टिकली 2.5 to 3% से ज़्यादा अलाउ नहीं करते हैं साइट पर। और इसकी मिनिमम वैल्यूज की भी फॉर्मूला आपको पता होगा, सी अपॉन बी डी इक्वल टू 0.87/FY। पता है नहीं पता है यार, ऐसे ही सब ऊपर जा रहा है हवा से। एच टी अपॉन बी डी इक्वल टू 0.87/FY। इधर से मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट निकालते हैं, जो मैक्सिमम रहता है वो 0.04 BD रहता है। उसको कैलकुलेट करके देखेंगे कि जो हमारा 245.78 है ये उस रेंज में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। टॉप रीइंफोर्समेंट दे रखा है लेफ्ट। एक चीज और बता रहा हूँ, जैसे किसी भी पे हम कर्सर रखेंगे ना, सिर्फ कर्सर रखूंगा मैं, तो इस पे 3 कलर दिख रहे हैं, ग्रीन, रेड और ब्लू। जो हमारा ग्रीन कलर है वो बीम का स्टार्टिंग पॉइंट शो कर रहा है, जो हमारा ब्लू कलर है वो बीम का एंड पॉइंट शो कर रहा है। जो हमारा टॉप रीइंफोर्समेंट दिया है 245.78, ये देखना बताया था कि नहीं बताया था सर ने? रिजल्ट देखना, ये देखना बताने का बोल रहा था मुझसे, क्योंकि वो स्टैट आउटपुट फाइल के रिजल्ट देखना। हेलो, आज क्लास में एक्टिव नहीं थी। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस सर, आ रही है आवाज, आ रही है। आ रही है, ठीक है। सिर्फ एनालिसिस और डिजाइन करते हैं तक की बात नहीं है, हमको चेक भी करना रहता है, रिजल्ट भी देखना रहता है। तो कहाँ से मैंने जो फाइल अभी ओपन करी थी वो कहाँ से करी थी बता दे रहा हूँ। फाइल के नीचे जो नीचे वाली टेबल है यहाँ पे स्टैट आउटपुट फाइल दिख रही होगी सब लोगों को। ये स्ट्रक्चर सबका डिजाइन है कि सिर्फ मैंने ही बना रखा है? करा है उतना सबने कर लिया है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। सर डिजाइनिंग वाला पार्ट एक कौन सा वाला पार्ट नहीं हुआ? डिजाइनिंग वाला जो अगर डिजाइन करना होता है सर कंक्रीट का, हाँ, वो डिजाइन बन वाला गया तो लगभग। तुम लोग सर आ मुझे गया नहीं है, आया सर बात। ठीक है। और डिजाइनिंग फिर से बता रहा हूँ एक बार। मॉडलिंग पे गए, उसके बाद ये डिजाइन
दे रहा है डिजाइन वाली कमांड, इससे मैंने सेलेक्ट किया। इसमें सबसे पहले स्टील, कंक्रीट, टिम्बर, एल्यूमिनियम, शेयर वॉल, मुझे कंक्रीट के लिए डिजाइन करना है, तो ये मैंने कंक्रीट चूज किया। IS कोड यहाँ से IS 1456। इसके बाद 3 स्टेप होती है, सिलेक्ट पैरामीटर, डिफाइन पैरामीटर और कमांड। सबसे पहले तो पैरामीटर सेलेक्ट किए होंगे आप लोगों ने। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता उसने कौन से पैरामीटर सेलेक्ट किए, फिर भी जहाँ तक एक कवर दिया होगा, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट दिया होगा, एरिया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट दिया होगा। जैसे चलो मैं कर देता हूँ, पहला कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट लेके आया, अरे नहीं है, एक चीज ये ली होगी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट लिया होगा। बीस मिनट लेट हो आप रोहन पूजा। सॉरी सर, वो बाहर चले गया तो सर वो बस। ठीक है, पहला कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट दिया है, दूसरा यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट, सेकंड शियर रीइंफोर्समेंट दिया होगा, थर्ड, और उसके बाद नहीं, ये 3 ही दिए होंगे जहां तक मुझे लग रहा है। 3 पैरामीटर्स दिए होंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर इतना है नहीं कि मैं इससे ज्यादा कवर ये सब डिफाइन करूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 पैरामीटर सेलेक्ट किए, जिसमें से पहली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। सर उसमें इससे ज्यादा दिया था सर। मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज ऑफ कवर, रीइंफोर्समेंट। मैक्सिमम साइज ऑफ रीइंफोर्समेंट और मिनिमम साइज, अच्छा ये भी है, उससे कवर भी दिया था। साइज ऑफ कवर भी दिया था। अब cover कवर भी। क्या, एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से मैं दे देता हूँ, एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से वेरी करता है आपका स्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है। अगर हैवी रेनफॉल है तो कवर अलग है। मैक्सिमम साइज ऑफ रीइंफोर्समेंट, कवर कहाँ है, चलो ठीक है, अभी अब कवर दिया था तो कवर भी दे देना यहाँ मुझे। ठीक है, ये रहा क्लियर कवर। 5 चीजें अपन ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए कि ये पैरामीटर्स हमने सिलेक्ट किए जो हम आगे जाके डिफाइन करेंगे। मैक्सिमम और साइज पैरामीटर्स डिफाइन किए, किसका साइज, सर, मिनिमम और मैक्सिमम भी दिया था सर। मैक्सिमम साइज ऑफ रीइंफोर्समेंट तो देख लिया मैंने, मिनिमम का मिनिमम भी ले लिया भाई। ठीक है, मिनिमम साइज रिक्वायर्ड फॉर सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट, मैक्सिमम मिनिमम साइज एक बार में ले लेते हैं। ठीक है, और क्या लिया था, 1 2 3 4 5 6 7 पैरामीटर्स हमने सिलेक्ट कर लिए कि ये 7 कोई आया है बीच में। सात पैरामीटर्स मैंने सिलेक्ट कर लिए कि मैं ये 7 पैरामीटर्स आगे जाके डिफाइन करूंगा। स्टार्टिंग में मैंने 3 ही करा था, मैंने कहा धीरे धीरे करेंगे, लेकिन उसने डिफाइन कर दिए। तो मैंने पहले पैरामीटर सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद इन पैरामीटर्स को डिफाइन करूंगा, उसके बाद हम कमांड देंगे। सबसे पहले मैंने पैरामीटर सिलेक्ट कर लिए कि मैं क्लियर कवर कितना दूंगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ और मेन रीइंफोर्समेंट एंड एटसेट्रा। ये मैंने पैरामीटर सिलेक्ट कर लिए, ओके ठीक है। सेकंड स्टेप है उन पैरामीटर्स को डिफाइन करना। तो मैंने क्या किया, डिफाइन पैरामीटर्स। क्लियर कवर कितना रखने हैं अपन, आप ही बता दो। जीरो 0.025 रख दो, 25 mm। ये ऐड कर दिया। अच्छा, ये तो पहले से भी सिलेक्टेड है, अरे यार देखो मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो फिर एरर्स आएंगे दो बार अगर मैंने पैरामीटर्स दे दिए तो। सिलेक्ट पैरामीटर्स करना मैंने बता दिया। अब डिफाइन पैरामीटर्स यहाँ पे पहले कर रखा उसने, जैसे क्लियर कवर 0.025। ये डिफाइन पैरामीटर्स में कुछ नहीं है, ये वैल्यूज डालूंगा। पहले ये क्लियर कवर जो यहाँ से दिख रही है 0.025 और 0.04, उसने अलग अलग दिया, बीम में अलग दिया होगा, कॉलम में हमारा 40 mm का
कवर रहता और बीम में 25 mm का, इसलिए उसने 2 बार कवर दिया हुआ है। सही बात है? यस सर। ठीक है ना? 3 स्टेप है डिजाइनिंग में, कुछ नहीं है। मैं डिजाइनिंग में गया, पहले तो मैं कोड सिलेक्ट करूंगा, तो उसके बाद पैरामीटर सिलेक्ट करूंगा, जो जो पैरामीटर्स मुझे देने हैं पैरामीटर्स सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद उन पैरामीटर्स को डिफाइन करूंगा, ये सारे पैरामीटर्स सिलेक्ट होंगे। तो यहाँ से मैंने देखा कि उसने इतने पैरामीटर्स आपके लिए हैं। सबसे पहला क्लियर कवर। बीम के लिए क्लियर कवर कितना होता है, कोई बताएगा? -25। डिजाइनिंग में यही तो होता है। सिद्धार्थ खरे, आप ये भी लेट हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट कोड्स के हिसाब से भी आप डिजाइन कर सकते हो, लेकिन आईएस जब अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो आईएस 13920 और दूसरे कोड्स यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सिंपल आरसीसी डिजाइन कर रहे हैं, तो पहले हमने कोड सेलेक्ट कर लिया 456। दूसरी, जो जो पैरामीटर्स अपन को डिफाइन करने हैं उनको सिलेक्ट कर लिया कि भाई ये पैरामीटर्स मुझे लगेंगे। क्या लगेगा? कवर लगेगा, मेन रीइंफोर्समेंट लगेगा, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट लगेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट लगेगी। अब यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम और मिनिमम साइज ऑफ रीइंफोर्समेंट भी डिफाइन कर दिया है, अच्छी बात है। उसके बाद क्या किया है? उसके बाद कॉलम, बीम और इन सब की डिजाइन भी करना रहती है। तो जैसे अपन लोग फॉर्मूले से करते हैं मैन्युअली, b/d, सबसे पहले क्या करते हैं, b/d का रेशियो अज्यूम कर लेते हैं 0.5। उसके बाद पहले कंक्रीट का एरिया, मतलब रीइंफोर्समेंट का सेक्शन का एरिया आता है। रीइंफोर्समेंट तो बाद में निकल के आता है, पहले अपना एरिया निकल के आता है बीम का। उसके बाद हम लिमिट्स लगाते हैं कि इस रेंज के बीच में होना चाहिए। उसके बाद जो बेंडिंग मोमेंट उस पर अप्लाई हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में रीइंफोर्समेंट निकाल के आते हैं, वो रेंज में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। रीइंफोर्समेंट जब आ जाता है तो उसके लिए हम स्पेसिंग डिजाइन करते हैं कि इस कंडीशन की स्पेसिंग ये रहेगी। स्पेसिंग के फॉर्मूलेज होते हैं, आपका रीइंफोर्समेंट का भी फॉर्मूला है 0.5 FCK/BD अपॉन SY, ब्रैकेट में आता है 1 माइनस रूट ओवर माइनस 4.6 FCK/BD स्क्वायर अपॉन, नहीं 4.6 MU अपॉन FCK/BD स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला है। तो ये सब मैन्युअली वो अपन करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिजाइन बीम और डिजाइन कॉलम हमने कमांड्स दे दिए, तो ये सारा काम हो गया सॉफ्टवेयर का, मुझे कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो इसलिए डिजाइन बीम और डिजाइन कॉलम का मैंने सीधे सीधे कमांड्स दे दी होगी, डिजाइन बीम और डिजाइन कॉलम। इसके बाद कंक्रीट टेक, कंक्रीट कितना लगेगा उसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, एंड कंक्रीट डिजाइन। ये होती है पूरी प्रोसेस हमारी डिजाइन में। कोड सेलेक्ट किया, कवर दिया, जो अपन ने मटेरियल लिए कंक्रीट और रीइंफोर्समेंट, इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिफाइन कर दी। और रीइंफोर्समेंट हमने लिया तो रीइंफोर्समेंट की भी डायमेंशन डिफाइन कर दी। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट मिनिमम और मैक्सिमम किस बेसिस पे हम लोग लेते हैं? रीइंफोर्समेंट का डाया कम से कम कितना होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए। सिक्स mm से कम नहीं लेते हैं, वैसे ऐसा थ्योरेटिकली बोला गया है, लेकिन कहीं पे भी आपको 8 mm से रीइंफोर्समेंट कम देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा, कॉलम के एरिया बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एरिया ऑफ स्टील बढ़ता जाएगा, तो हमारा रीइंफोर्समेंट का डायमीटर भी बढ़ता जाएगा। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि रीइंफोर्समेंट का डाया क्या लें। स्टेट आउटपुट फाइल में ये भी दिखाएगा कि आप वो बोलेगा कि इस डाई के इतने बार्स लगेंगे, मतलब 10 सेंटीमीटर डाई के 3 बार्स लगेंगे, 12 सेंटीमीटर डाई के 4 बार्स लगेंगे, ऐसा स्टेट आउटपुट फाइल में दिख जाएगा। लेकिन हम ये लेते नहीं है, करते हैं हम अपने हिसाब से ही, बस एरिया जो दिया है वो मैटर करता है यहाँ पे कि एरिया ऑफ स्टील कितना निकल के आएगा। डिजाइन में कहीं डाउट है तो अभी फिर से पूछ लो। 2 मिनट रुकाओ, डिजाइन जल्दी जल्दी बोल गया मैं। अगर डिजाइन में कहीं कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो पूछ लो। उसमें सर एक क्वेश्चन था जनरल। हाँ सर जैसे कि स्टील का एरिया अपने पास आ गया सर, तो अपने पास 2 ऑप्शन रहते सर, जैसे कि अपन 12 का भी ले सकते हैं, 16 का भी ले सकते हैं सर, या हाँ सर वो
कौन सा चूज करना चाहिए सर? जैसे इसमें कुछ डिफरेंस रहता है सर? डिफरेंस बता, देखो एक तो क्या है ना, अवेलेबिलिटी, जो हमारा साइट पे अवेलेबल है उस हिसाब से भी मैटर कर जाता है कि भाई कौन सा इकोनॉमिकल पड़ रहा है। साइट की चीजें अलग हो जाती हैं, जितना हम अभी आप प्रैक्टिकली पढ़ोगे साइट पे अलग ही चल रहा होता है। वो जब अभी इंटर्नशिप पे साइट पे आप जाओगे तो पता चलेगा। हम यहाँ से डिजाइन करके दे देते हैं, लेकिन वो वहाँ पे आप ठेकेदार या फिर जो भी इंजीनियर वो क्या कर रहा है, वो अपन को जाके इंस्पेक्शन भी लेना पड़ता है कि भाई हमने तो इतना लिख के दिया था, आप लोग कितना यूज कर रहे हो। जैसे एएसटी यहाँ से निकाल के देंगे, अब वो साइट पे क्या कर रहा है, वो प्रोवाइड ज्यादा ही करेगा। और कुछ कुछ लोग रहते हैं कि अपने हिसाब से डायर, अब मैंने लेके दे दिया भाई 16 mm के 4 लेके आना, ये के लेके आना, लेकिन वो वहाँ पे स्टील का एरिया तो सेम रहेगा, लेकिन वो प्रोवाइड अपने हिसाब से करेगा। कोई और डाउट किसी को पूछ लो अभी। ठीक है, मैंने एनालाइज कर लिया था, तो पोस्ट प्रोसेसिंग में जाऊंगा डायरेक्ट। यहाँ पे स्टैट आउटपुट करके फाइल दिख रही है, तो क्लिक किया तो मेरी स्टैट आउटपुट फाइल निकल गई। यहाँ से ये जो रिजल्ट वाला कॉलम है इसको सिलेक्ट किया, कंक्रीट डिजाइन आ जाएगा। अब यहाँ से जो मेरी बीम और कॉलम्स हैं उसमें एरिया ऑफ रीइंफोर्स, उसका देखो साइज, लेंथ कितनी है 5 मीटर ली थी, साइज जो हमने दिया था वही साइज है। कवर शशांक ने 25 mm यहाँ पे दिया था, 25 mm कवर है। M25 ग्रेड है, 25 आपने डिफाइन किया। FE415, FE415। तो ये पूरी बीम की डिजाइन जो आप मैन्युअली करते हो ये यहाँ पे आउटपुट फाइल में निकल के आएगा। टॉप पे रीइंफोर्समेंट कितना आएगा, बॉटम पर रीइंफोर्समेंट मिडिल में कितना आएगा, तो वापस से टॉप में 527 इस साइड है, इस साइड है। ठीक है, हमारी ये बीम नंबर 2 है। तो अब यहाँ से आपको बीम नंबर 2 कौन सी है समझ में कैसे आएगा, तो ये हमारी ये है बीम नंबर 2 में भी दे रखा है। इससे इंडिविजुअली बीम को सिलेक्ट करोगे, एक कॉन्क्रीट डिजाइन पर भी शो हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें बार्स भी दे रखा है, 3 12 mm डाई के 3 देना है, ये बार्स दिख रहे हैं, पूरा डिजाइन करके दे दिया है। इस वाले एंड पे हमारा जो रीइंफोर्समेंट है वो 527 कुछ निकल के आया है, ज्यादा निकल के आया है, इसलिए टॉप पर, तो इसने टॉप पर भी ज्यादा दे रखा है 527। 1 2 3 4 5 बार्स दे रखे हैं। सर ये इसमें 5 रिजल्ट क्यों दिए हैं टॉप और बॉटम रीइंफोर्समेंट के? 5 सर डिस्टेंस मतलब ये 5, हमारी जो लेंथ कितनी है 5 मीटर डिस्टेंस है ना हमारी लेंथ की, बीम की। हाँ सर। हाँ, तो हर मीटर पे हम रीइंफोर्समेंट चेक करते हैं, हर मीटर पे इसमें दे रखा है कि हर मीटर पे रीइंफोर्समेंट कितना लगेगा। तो जो मैंने आपको बताया था ना कि हम बीम पे रखेंगे कर्सर, ये मैंने कर्सर रखा है। तो इसमें ग्रीन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, रेड बीच का है, और जो ब्लू है वो एंड पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या किया है, ग्रीन पर मेरा टॉप पर इन्फोर्समेंट कितना है 245.78 है, तो यहाँ पे 245.78 जो मेरा टॉप पर इन्फोर्समेंट है, और यहाँ पे ब्लू एंड साइड पर 527.42 मीटर mm² दिया। एग्जैक्टली इसका देना पॉसिबल नहीं है, राउंड करते हैं, 245 को 3 कर देंगे, 527 को 5 कर देंगे, मतलब 500 mm²। उसका अगर ये 250 से ज्यादा होता है तो 3 चले जाएंगे, और 250 से कम है तो 200 mm²। यहाँ पे बॉटम में 226, 226, ये जीरो लिख रखा है यहाँ पे, लेकिन जीरो देते नहीं है, एक्सटेंड कर देते हैं आगे तक। जैसे इस बीम को मैंने सिलेक्ट किया, कौन सी डिजाइन में गया, तो कहीं पे भी नीचे जीरो नहीं है रीइंफोर्समेंट, इतना तो मिनिमम दे नहीं है अपन लोग।
हाँ सर जो बीम आपने सेलेक्ट किया है सर ये सेग हो रहा है, तो सर इसमें तो बॉटम में ज्यादा आना चाहिए सर रेनफोर्स। क्यों? वो जनरल केस पढ़ा है आपने कि नीचे टेंशन है ऊपर कंप्रेशन है, तो टेंशन में ज्यादा आना चाहिए। मुझे क्या पता बीम में हॉगिंग हो रही हो, ऊपर टेंशन डेवलप हो रहा हो। सर वो लीव हो गई थी, मेरा लैपटॉप सुबह से गड़बड़ कर रहा है। सर आप थोड़ा 2 मिनट का फिर से एक बार बता देंगे? ठीक है। देखो फिर से बता रहा हूँ। मॉडलिंग से मैंने एनालाइज करके पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में गया। अब यहाँ पे मैंने लोगों को नोड पर डिस्प्लेसमेंट देखना बता दिया है, रिएक्शंस देखना बता दिया है, ठीक है। बीम को सिलेक्ट करेंगे या फिर नहीं भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट शेयर फोर्स की वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, एमजेड एम्पायर, यहाँ पे तो सबको क्लियर है कि कैसे देखना है। ये यहाँ पे इतना मैटर भी नहीं करता है, वो तो बीम में था इसलिए। यहाँ पे जो मैटर करता है वो ये है हमारा स्टैट आउटपुट फाइल। स्टैट आउटपुट फाइल में मैं ओपन करूँ तो इसमें नीचे रिजल्ट लिखा है, इस पर सिलेक्ट किया। अब यहाँ से मैं सारे रिजल्ट देखूंगा। पहली है बीम नंबर 2, तो ये सिलेक्ट करी मैंने, बीम कर्सर लिया, बीम नंबर 2। इस पे जो मेरा रीइंफोर्समेंट की वैल्यूज है सिर्फ मुझे वो रीड करना है, कुछ भी नहीं करना है। हमारा एनालिसिस हो चुका है, लोडिंग लग चुकी है। अब हमें सिर्फ रिजल्ट देखना है कि हमारी बीम पर कितना रीइंफोर्समेंट आ रहा है। हमारी बीम 5 मीटर की है, तो इसने हर मीटर पर एरिया ऑफ स्टील दे रखा है, टॉप और बॉटम में कितना लगेगा। तो ये सेकंड नंबर की बीम है। इसका जो, इस पे मैंने कर्सर रखूंगा, तो इसका जो ग्रीन एंड है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, ब्लू एंड है एंड पॉइंट है। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट में टॉप पर जो रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड है 245.78 mm² है। उसी तरह एंड पर जितना रिक्वायर्ड है वो 527.42 रिक्वायर्ड है। ये रिजल्ट मुझे ड्राइंग पर हाथ से या पेंसिल से लिख के देना होता है कुछ कुछ साइड्स पर। जब भी हम रिजल्ट लिखते हैं तो ऐसी स्टार्ट आउटपुट पूरी फाइल सेंड नहीं करते हैं कुछ कुछ लोगों को। अलग अलग कंसल्टेंसीज पर डिपेंड करता है। जहाँ मैं गया था वहाँ पे उन्होंने ये रिजल्ट मुझसे लिखवाए थे, जितने भी ये सारे बीम, हर बीम के लिए मैं देख रहा था। इसी तरह अगर बीम नंबर 3 है, उस पर जो रीइंफोर्समेंट आया, उस बीम नंबर 3 ये है, उस पर जो रीइंफोर्समेंट आया, तो ये यहाँ पे मुझे ड्राइंग भी दी गई थी स्टैट की। तो जो वैल्यूज थी 482.72, इसको मैं यहाँ 500 mm² लिख रहा था, 508 है उसको 500 mm² वैल्यू रखा। बस ये वैल्यूज स्टैट आउटपुट फाइल से हमें ड्राइंग पर लिख के देनी पड़ती है, जहाँ पे मैं गया था। बाकी आप लोग जहाँ जाएंगे इंटर्नशिप करने वहाँ पे अलग भी हो सकता है। तो ये मैं रिजल्ट देखना बता रहा हूँ कि स्टैट आउटपुट फाइल से रिजल्ट कैसे देखते हैं। अभी हमने बीम के लिए देख लिया, हर बीम के लिए ऐसे भी देख सकते हैं, इंडिविजुअली भी देख सकते हैं। ये प्रेफरेबल मेथड है, एक एक को ओपन करने से अच्छा है यहाँ पे सारी बीम के लिए दिख जाता है। इसी तरह मैं नीचे जाऊंगा तो कॉलम की डिजाइन भी दिखेगी। ये बीम नंबर 13 है, इसमें टॉप रीइंफोर्समेंट, बॉटम रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो जितनी भी बीम्स हमने बनाई के एरिया ऑफ स्टील कवर तो अपन ने डिफाइन किया था हर मीटर पर। नीचे कॉलम भी है तो मैं उसकी भी एक बार डिजाइन की रिजल्ट देखना बता देगा। बीम नंबर 51, 69, 71। हाँ, अब ये हमारी हो गई कॉलम की। एक सेकंड, कोई आया शायद। यार इतना लेट ज्वाइन मत किया करो, क्या मतलब है क्लास का, वो बोलेगा। अरे विवेक,
ठीक है। अब जिस तरह मैंने पहले बीम के रिजल्ट दिखाए थे उसी तरह ये हमारा कॉलम के रिजल्ट है। इसमें जो रिक्वायर्ड स्टील का एरिया है, रिक्वायर्ड कंक्रीट एरिया है, जो मैंने टेकआउट कमांड दिया था उससे कंक्रीट का एरिया भी यहाँ पे आ जाएगा। मैंने बताया कि ये रीइंफोर्समेंट होता है कि जैसे यहाँ पे बोल रहा है 6 mm के 12 mm के 6 आपको जो बार्स हैं वो प्रोवाइड करने, तो ये 12 mm के 6 बार्स हैं, 0.96% एरिया है जो निकल के आया है। AST/BD इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे बीम के रिजल्ट जो थे वो डिफरेंट थे, कॉलम के रिजल्ट हैं वो अलग हैं। इसमें भी वही है, रिक्वायर्ड स्टील एरिया है और रिक्वायर्ड कंक्रीट एरिया। मेन रीइंफोर्समेंट है और टाई रीइंफोर्समेंट है। टाई रीइंफोर्समेंट समझ में आता है ना सबको? कहाँ गया? कॉलम में हमारा हॉरिजॉन्टल कॉलम को जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट जो रहता है यस सर। उसे बकल होने से बचाता है और कन्फाइन करके रखता है। ये सारे कॉलम 5 और कॉलम 6 जितने भी हमने कॉलम डिजाइन किए थे, यहाँ से कॉलम के भी रिजल्ट आएंगे। एरिया ऑफ स्टील आ गया, हमारा कंक्रीट का एरिया आ गया, और जो बार्स प्रोवाइड करने हैं वो भी निकल 12 mm के 6 बार्स देते हैं। अब जरूरी नहीं है जो उसने दिए हैं वही डाय हम लेके आए, हम भी वही डाय हम अपने हिसाब से लेते हैं, लेकिन जो एरिया ऑफ स्टील है वो बस यहाँ से वैल्यूज लिखना पड़ती है। ठीक है, तो अपना ये एक स्ट्रक्चर फाइनली पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें मैंने आपको एनालिसिस से लेके लोड कॉम्बिनेशन से लेके रिजल्ट से लेके सारी वैल्यूज लिखना बता दी है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक कहीं पर कोई सा भी डाउट है तो मुझे अभी बता दो। कल से अपन क्योंकि नया स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, मैं अभी से स्ट्रक्चर करूंगा तो आधा रह जाएगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ पे डिजाइनिंग में अभी भी किसी को डाउट है? रिजल्ट देखने में किसी को डाउट है? मॉडलिंग में किसी को डाउट है? ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड में? शिफ्ट प्लस बी से बीम के नंबर आ जाते हैं और शिफ्ट प्लस एन से नोड्स की नंबर आ जाती है। ये शॉर्ट कीज भी आपको याद रखना है। शिफ्ट प्लस बी दबाओगे तो ये बीम्स के नंबर आ जाएंगे। यहीं से सिलेक्ट करके आप पता चला जाएगा कि जो मैंने जो रिजल्ट देख रहा हूँ वो किस बीम के लिए देख रहा हूँ। सर जो ठीक है, क्रेकिंग का है जो आप जो सर जो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है तो स्केल ज्यादा बढ़ा के बहुत ज्यादा शो हो रहा है सर। वो हाँ मैंने क्रेकिंग का भी हम लोग कंट्रोल कर स्क्रॉल करके इसको स्केल का कम ज्यादा कर रहा हूँ। बोलिए। हाँ, इसका अगर सर अपन मैग्नीट्यूड। को सर एक, हाँ सर, हाँ क्या? मैग्नीट्यूड और सर अगर रियल जो प्रैक्टिकली अपन देखे उस स्केल पे कितना दिखेगा सर, वो कैसे देखें? नहीं तो मैग्नीट्यूड अपन देख रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड देखना है ना आपको, वैल्यूज देखनी है ना आपको। जी सर। तो मैं रिजल्ट पे गया, यस सर। व्यू वैल्यू पे गया, बीम रिजल्ट, ये रहा। अब ये जो मेरी, अब मैं आपको बताता हूँ, ये 69 है, इसकी लेंथ कितनी है मेरी? 5 मीटर है। उसका जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आ रहा है 0.0323 mm। ये विजिबल थोड़ी ना नेकेड आई से, ये मैंने स्केल बढ़ा के रखा हुआ है इसलिए आपको इतना दिख रहा है। ये यहाँ से भी डिफ्लेक्शन हर बीम के सेक्शन पे निकल के आ जाएगा उसकी वैल्यू, कि मेरा इस एंड पे तो 0 सर रहेगा। ये डिफ्लेक्शन जस्ट एट द टाइम ऑफ लोडिंग है कि सर इसमें क्रीप क्रीप भी इंक्लूडेड सर? क्या? सर मतलब एट द टाइम ऑफ लोडिंग जो सर जब कंस्ट्रक्ट होगा तभी इतना आ जाएगा ना सर, वही है ना सर ये डिफ्लेक्शन? हाँ हाँ, मतलब स्ट्रक्चर और तैयार सर, हो जाने के बाद क्रीप के लिए तो टाइम लगता है ना। सर हाँ सर वो तो इंक्लूड नहीं है सर इसमें? नहीं नहीं, वो इंक्लूड नहीं है। जी सर। तो सर लोड तो मतलब सर क्रीप तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा ना सर। क्रीप अब अपन उसके लिए अलग। इंस्टेंटेनियस लोड नहीं देख रहे हैं क्या? सर, अपन इंस्टेंटेनियस थोड़ी ना देख रहे हैं सर, मतलब वो स्ट्रक्चर बना के अपन फिर लोड अपन देखेंगे ना सर। हाँ, क्रीप तो कंसीडर करना पड़ेगा सर, क्रीप फैक्टर। ठीक है, इसमें क्रीप कंसीडर कर ले, क्रीप भी कंसीडर किया होगा। मैं यहाँ से लोड केसेस भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब डेड लोड के लिए अलग है, लाइव लोड के लिए अलग है डिफ्लेक्शन की वैल्यू।
इंडिविजुअल बीम सेट करके, लेकिन जो मैक्सिमम जो हमारा दे रखा है, जो लोड केस दे रहा है वो 0.323 mm है। हर लोड केसेस के लिए भी चेक कर सकते हैं जो, लेकिन जो वैल्यू शायद निकाल के दे रहा है ये वर्स्ट केस के लिए निकाल के दे रहा है। कोई और क्वेश्चन? सर वो बीम नंबर कैसे, आपने कौन सी शॉर्टकट बताई? शिफ्ट बी, शिफ्ट प्लस बी। शॉर्टकट की फाइल भी मैंने सेंड कर रखी है ग्रुप, शशांक ने सेंड कर रखी है ग्रुप पे, वहां से भी देख सकते हैं आप लोग। ओके सर। उसमें से कुछ शॉर्टकट कीज ऐसी हैं जो बार बार काम आएगी। शिफ्ट बी, शिफ्ट एन, शिफ्ट के। अभी फ्लोर लोड लगाएंगे तो उसको रिमूव करने के लिए भी शॉर्टकट कीज है। बस आज की क्लास में मुझे रिजल्ट देखना बताना था आपको। सर इसमें अपन ने जितने भी बीम डिजाइन किए हैं सर वो सारे फिक्स्ड बीम्स है ना? क्या? फिक्स्ड बीम डिजाइन किए ना सर अपन ने सारी? नहीं, फिक्स्ड बीम मतलब रिजल्ट सर, मतलब जो कॉलम दे रहे हैं दोनों साइड से जो, इसलिए नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, इस पे जो डिजाइन कर रखी है वो मैंने सारी बीम्स फिक्स्ड है, क्योंकि सारी बीम्स जो रेस्ट कर रही है वो कॉलम पे रेस्ट कर रही है। अभी अपन ने जितनी भी बीम्स बनाई हैं आप देखोगे तो जो सारी बीम्स है वो कॉलम पे रेस्ट कर रही है। तो ये वाला जो केस है इसमें सारी जो हमारी बीम्स हैं फिक्स्ड बीम के केस में जाएगी, इसलिए यहाँ पे मोमेंट्स की वैल्यू भी आएगी। आगे हम जो स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे वहाँ पे मैं ये बीम्स भी बनाऊंगा, जो मेरी बीम रहेंगी वो बीम टू बीम रहेगी। मतलब मैं इसके इसके मिड पॉइंट 69 और 76 के बीच में के मिड पॉइंट में एक बीम बनाऊंगा, तो वो बीम के ऊपर रेस्ट करेगी ना कि कॉलम के ऊपर। वो हमारी जो बीम रहेगी वो सिंपली सपोर्टेड रहेगी। एक बीम बना के भी दिखा देता हूँ। तो सर जो अपन देख रहे हैं इसमें एंड पॉइंट पर भी सर रिफ्लेक्शन दिखा रहा है सर। एंड पॉइंट्स पर? यस सर, जो कि फिक्स्ड बीम के केस में तो सर 0 होना चाहिए। एक सेकेंड, यहाँ ये जैसे Yes, आप sir. कह रहे हो इस पॉइंट पर। यस सर, क्योंकि सर इसको अगर अपन नेग्लेक्ट करेंगे तो सर मिड बीच वाले में से मैक्सिमम में से भी अपन को माइनस सर क्योंकि सर गलत हो कॉलम जाएगा। बकल हुआ है तो सर उससे होगा ना सर ये। नहीं, आपकी बात सही है, बता रहा हूँ। कॉलम बकल हुआ तो सर उससे भी तो होगा सर। देखो, जैसा अपन पढ़ते हैं थ्योरेटिकली सब्जेक्ट में, वहाँ पे कितने अजम्पशन देते हैं कि हमारा जो फिक्स्ड सब मटेरियल है आइसोट्रॉपिक है, असल में है नहीं है। जो हमारे फिक्स्ड सपोर्ट पे रिएक्शंस हैं वो रिएक्शन फिक्स्ड सपोर्ट पे जो डिफ्लेक्शन है उसकी वैल्यू 0 है। यस जो सर, लेकिन हिंज अपन सपोर्ट सर है वहाँ पे नेक्स्ट, हमारी मूवमेंट की वैल्यूज नहीं आएंगी, मूवमेंट की वैल्यू 0 है। यस सर, लेकिन इसी जो तरह से 5 मैक्सिमम पर रिफ्लेक्शन अपन 0.323 नहीं कह सकते ना सर। नहीं मिड पॉइंट पर ऐसा नहीं है। मिड पॉइंट पे जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 0.323 आ रहा है, ये लोड केसेस पे भी हमने डेड लोड लगाया, लाइव लोड लगाया, उसके बाद 1.5 डेड लोड इंटू लाइव लोड लगाया। ये सब जो लोड केसेस है ना, इन केसेस में से जो वर्स्ट केस है उसके लिए आया है मैक्सिमम 0.323। सर पूरी बीम भी तो नीचे आ गई है सेक्शन सर, अगर एंड पॉइंट पे देखेंगे तो मिनिमम सर 0.119 mm बीम नीचे आ गई है। हाँ, सही बोल रहे हो आप। तो सर वो माइनस करना पड़ेगा अपन को। क्या क्या, एक बार फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर बीम अपन फिक्स्ड मान रहे हैं और साइड में एंड पॉइंट पर भी डिफ्लेक्शन आ गया, मतलब बीम नीचे धस गई है, नहीं भी, हाँ हाँ तो सर मिडिल में अपना उस पॉइंट से जो डिफ्लेक्शन है वो माइनस करना पड़ेगा ना अपन को, बीम का एक्चुअल डिफ्लेक्शन निकालने के लिए। रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो हमारा आइडियल है, जो नोड टू नोड के बीच में लाइन डायग्राम है, जितने भी डिफ्लेक्शन आ रहे हैं वो इसके रिस्पेक्ट में आएंगे, ना कि अब वो तो हर डायग्राम की वैल्यूज अलग अलग हो जाएगी। आप सोच रहे हो कि ये इसके रिस्पेक्ट में मैं लूँ, नहीं 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 नहीं, जो हमारा लाइन डायग्राम बनाया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में लिया जाएगा हमेशा। मेरा रेफरेंस यही रहेगा। जो आप बोल रहे हैं वो डिफरेंशियल सेटलमेंट है। कॉलम की केस में डिफरेंशियल सेटलमेंट अलग होता है कि हर कॉलम में, जो कॉलम में भी सेटलमेंट होता है, मतलब ऐसा है कि कॉलम की लेंथ जो होती है वो भी कम ज्यादा होती है। बकल होता है। क्या भाई, बकल तो वो तो अलग चीज है, लेकिन जो कॉलम जैसे आपकी जो नीचे की सॉइल है वो क्या यूनिफॉर्म है?
नो सर। सॉइल का कोई, जैसे कंक्रीट तो फिर भी मैं मान के चलूँ काफ़ी हद तक है, लेकिन जो नीचे की सॉइल है ये एक्सपांसिव, कहीं कहीं पर ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, कहीं कहीं पर सॉइल्स के नीचे अपने नॉन यूनिफॉर्म भी चीज़ें आती है, मतलब कहीं पे स्टोन है तो कहीं पे नहीं है, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो मैं, और एक चीज़ होती है, मैं उसे कैसे डिफाइन करूँ, सॉइल बीच में कहीं कहीं ऐसी लेयर्स आ जाती हैं जहाँ पे हमारी जो सॉइल की बीयरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो अब मान के चलो जो मेरा ये जो कॉलम है इसके नीचे जो सॉइल है और ये जो कॉलम है इसके नीचे जो सॉइल है, उनका नेचर जरूरी नहीं है कि सेम ही हो। इन दोनों का नेचर सेम डिफरेंट हो जाने के कारण इन कॉलम्स के बीच में भी डिफ्लेक्शन मतलब सेटलमेंट होता है। उस डिफरेंट सेटलमेंट को डिफरेंशियल सेटलमेंट कहते हैं। अब ये मेरा कॉलम सेटल होगा तो ये पूरा स्ट्रक्चर भी तो सेटल होगा। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यूज जो आ रही है डिफ्लेक्शन की, वो वैल्यूज अलग आ रही हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। नहीं आ रही है? लेकिन सर एक्चुअल डिफ्लेक्शन तो उसको माइनस करना पड़ेगा, अपन सेटलमेंट को थोड़ी ना लेके डिफ्लेक्शन। नहीं नहीं, माइनस नहीं करना पड़ेगा, एक्चुअल हमारा 0.0359 ही रहेगा, क्योंकि जो मेरा स्ट्रक्चर है आइडियल वो यही है, इसी में से मैं डिफ्लेक्शन लूंगा। सर वैसे इस डिफ्लेक्शन की जो कहीं आप ये बोल रहे क्वेश्चन। हो कि क्या हेलो कहीं सर। पर जरूरत पड़ती है सर इस डिफ्लेक्शन की? डिफ्लेक्शन की जरूरत पड़ती है? अपन डिफ्लेक्शन का चेक लगाते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ जो मेरा कोलैप्स मैंने जो लगा रखा है 1.1 जो मैंने फैक्टर्स लिए हैं वो काहे के लिए लिए हैं, ताकि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो सर्विसेबल हो। वहाँ पे उसने बताया था तो सर अगर अपन मैनुअली अगर अपन बीम डिजाइन करेंगे तो सर डिफ्लेक्शन तो कम ही आएगा सर इससे तो। मैन्युअली आप बीम डिजाइन करो तो डिफ्लेक्शन कम आएगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें सेटलमेंट का भी ऐड हुआ है और मैनुअली में अपन सेटलमेंट थोड़ी ना देखते हैं सर। मैं इसमें मैंने सॉइल का डिफाइन किया है भाई। मैंने अभी फाउंडेशन में जो कॉलम्स लिए हैं उसमें मैंने कहीं पे भी अभी सॉइल की प्रॉपर्टीज की कहीं वैल्यू बात ही नहीं करी है। सर हेलो सर। जया जोशी ये भी लेट है। हाँ बोलिए। सर जो आपने बीम जो सेलेक्ट कर रखा है सर, इसका जो डिफ्लेक्शन है ना हाँ सर, ये इसका इंडिपेंडेंट लोडिंग की वजह से है क्या सर? जो आसपास कॉलम में जो डिफ्लेक्शन आ रहा है और जो आसपास के नहीं जो नहीं, बीम या कॉलम है वो सब। लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म बताया था मैंने आपको कि स्लैब से बीम पे आएगा, बीम से कॉलम पे आएगा, फिर नीचे वाले कॉलम पे जाएगा। इसके ऊपर वॉल भी है, वॉल लोडिंग भी लगाई है अपन ने, इसके कारण भी डिफ्लेक्शन आएगा। इसका सेल्फ वेट भी अपन ने -1 फैक्टर दिया था सेल्फ वेट का। आया याद? हाँ सर, यस सर। ठीक। तो अब मैं अटेंडेंस ले लूँ, टाइम भी वही है अपना अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, कल से नया स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें अभी सब कुछ हो चुका है। बंद सर करें क्लास? हाँ सर मैं एक सजेशन देना चाह रही थी। सर अभी आप 2 दिन का ऑफ देके हम लोगों को एक असाइनमेंट दे दीजिए। सर मीनवाइल जो अभी तक के लेक्चर्स है वो हम लोग अपलोड कर देते हैं और दे देते हैं, क्योंकि सर कुछ लोगों को काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं। उनकी कुछ कुछ क्लासेस मिस भी हो गई थी तो इस वजह से समझ में नहीं आ रहा है। तो सर आप 2 दिन का टाइम दे दीजिए, तो उस ड्यूरेशन में जो लेक्चर्स मिस हुए हैं लोग उसको देख के वो असाइनमेंट भी कर लेंगे। सर फिर आप एक दिन डाउट क्लियर वगैरह कर लेना, तो ये वाला पार्ट सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक यस सर, असाइनमेंट खुद यस कर सर, ऐसा लीजिए। ठीक है।
क्योंकि Yes, सर sir. तिवारी सर ने भी यही चीज बोली थी कि ट्यूटोरियल क्लासेस भी लेनी रहेंगी साथ में, तो सर आई थिंक अभी हाँ। ये टाइम सही रहेगा कि एक ट्यूटोरियल क्लास कर लें असाइनमेंट के बेसिस पे। ठीक है।